Hello everyone, welcome back to my channel. So today's session in psychological testing chapter, we are going to discuss item standardization. Yeah, that is your test standardization. In our previous session, we have already discussed you with the test constructions. Test construction हमने discuss किया था in which item writing and item analysis is important. In item analysis, we have seen the item discrimination and item difficulties. कि क्या क्या आइटम डिफिकल्टीज होता है, क्या आइटम डिस्क्रिमिनेशन क्या है, एंड वी हैव आल्सो सीन द आइटम योर आइटम कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स. ओके, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी द टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन. तो जब भी हम कोई टेस्ट परफॉर्म करते हैं, कोई साइकोलॉजिकल टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, तो उसके लिए हमें उसके बारे में उस टेस्ट के जो नॉलेज है वो अच्छी तरह से होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए. जो आइटम्स हम उसमें यूज़ कर रहे हैं, जो हम अपने सब्जेक्ट के ऊपर यूज़ करने जा रहे हैं, उसका क्या है हमारा अच्छी तरह से हमें ऊपर नॉलेज होना चाहिए. ठीक है. और टेस्ट जो वो वही कंडक्ट कर सकते हैं जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एक एक्सपर्ट के थ्रू कंडक्ट किया जाता है. ऐसा नहीं कि सभी लोग उसको परफॉर्म कर सकते हैं लोग. तो इन दिस टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन क्या है? इट्स अ यूनिफॉर्म प्रोसेस वी हैव टू यूज इन एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड स्कोरिंग द टेस्ट फॉर ऑल कैंडिडेट. ठीक, एक टेस्ट का स्टैंडर्डाइज होना बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें जो हम स्कोरिंग ले रहे हैं, जो हम टेस्ट हमने परफॉर्म कर लिया, फिर जो स्कोरिंग हमारा स्कोरिंग मेथड है वो भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए. तभी हमारा रिजल्ट जो है वो रिलायबल होगा. ठीक है. तो इसके लिए टेस्ट शुड हैव आइटम ऑब्जेक्टिविटी. आइटम का जो ऑब्जेक्टिविटी है, यानी कि आइटम जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है टेस्ट का, उसी के अकॉर्डिंगली आपका आइटम होना चाहिए. आप जो भी क्वेश्चन बना रहे हैं, जो भी फॉर एग्जांपल आप इंटेलिजेंस का टेस्ट ले रहे हैं, तो आपके जो आइटम्स है वो उस ऑब्जेक्टिव को क्लियर करना चाहिए. ठीक है. तो उस ऑब्जेक्टिव के थ्रू फोकस होकर के आइटम्स आपको सेलेक्ट करने हैं, आइटम्स लेने हैं. तो आइटम ऑब्जेक्टिविटी इज इम्पॉर्टेंट. एंड स्कोरिंग ऑब्जेक्टिविटी. स्कोरिंग ऑब्जेक्टिविटी में क्या है? स्कोरिंग ऑब्जेक्टिविटी में आपका जो स्कोर आप कर रहे हो, जो मेथड्स यूज कर रहे हो, वो बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्कोरिंग मेथड्स को यूज करना है, तभी टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन होगा. ठीक है. टेस्ट एक स्टैंडर्ड टेस्ट तभी बनेगा जब आपकी जो स्कोरिंग मेथड्स है वो स्टैंडर्ड होगी. आपने जो भी आइटम्स लिया है वो आपके जो भी आपका टेस्ट है उसके उस ऑब्जेक्टिव को क्लियर करना चाहिए. ठीक है. अब इसमें क्या है टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन में? रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी क्या है? आपका रिलायबिलिटी होना इंपॉर्टेंट है. रिलायबिलिटी में क्या है? एक्यूरेसी इन मेजरमेंट. आपका कोई भी टेस्ट है तो एक रिलायबिलिटी पे बेस होना चाहिए, यानी कि आप अगर कोई भी टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें एक्यूरेसी होना चाहिए उस टेस्ट को मेज़र करने के लिए. ओके. उस टेस्ट को मेज़र करने के लिए उसमें एक्यूरेसी होना चाहिए. देन द नेक्स्ट इज ए कंसिस्टेंसी इन रिजल्ट. रिजल्ट में भी कंसिस्टेंसी होना चाहिए, जिसमें क्या है आपका जो ऑब्टेन्ड सैंपल जो आप एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हो, जिसके ऊपर आप सैंपल को एडमिनिस्टर कर रहे हो, नोन एज योर इंडेक्स ऑफ योर इंटरनल कंसिस्टेंसी टेस्ट. ठीक है. ये आपका क्लियर होना चाहिए. ये आपके सैंपल में जो है इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ टेस्ट ये होना चाहिए. देन सेकेंड है ऑब्टेन अपन टेस्टिंग एंड रीटेस्टिंग नोन एज इंडेक्स ऑफ टेम्पोरल कंसिस्टेंसी. ये दो चीज़ कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट में आपका इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ टेस्ट एंड इंडेक्स ऑफ टेम्पोरल कंसिस्टेंसी, ये दो चीज़ इंडेक्स ऑफ योर इंटरनल कंसिस्टेंसी एंड इंडेक्स ऑफ योर टेम्पोरल कंसिस्टेंसी का होना इंपॉर्टेंट है. ये दोनों होना चाहिए कंसिस्टेंसी इन रिजल्ट में. अब जो रिलायबिलिटी है आपका, रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, वो कितना होना चाहिए? रिलायबिलिटी आपका 0 एंड 1 के बीच में लाई होना चाहिए. ठीक है. अगर आर इक्वल टू 0 है, यानी रिलायबिलिटी अगर 0 है, दैट मीन्स नो रिलायबिलिटी, आपका रिलायबिलिटी है ही नहीं. अगर आर इक्वल टू 1 है, दैट मीन्स आपका जो रिजल्ट आया है, आपका जो स्कोरिंग है उसके थ्रू जो रिजल्ट है वो है परफेक्ट रिलायबिलिटी. देयर ठीक है. नाउ देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी भी होता है. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन. कौन कौन सी वेरियस टाइप्स है? फर्स्ट है आपका टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी. सेकंड इज योर ऑल्टरनेट और पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी. थर्ड इज योर इंटर-रेटर रिलायबिलिटी एंड फोर्थ इज योर इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी. ये 4 टाइप्स के रिलायबिलिटी होते हैं एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन. ओके. फर्स्ट इज योर टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी. इसमें क्या है? रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट स्कोर. जो आपका रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट स्कोर होता है विद पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि आप एक टेस्ट आपने लिया,
उसको आप 2 टाइप से एडमिनिस्टर कर रहे हो। फर्स्ट टाइप से आपने किया, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन किया, फर्स्ट टाइप से आपने टेस्ट को देखा, देन आप एक टाइम गैप के बाद में, यानी आफ्टर 2 और 8 आवर्स का एक गैप लोगे आप, उसके बाद में आप सेकंड टेस्ट को परफॉर्म करोगे। लेकिन इसमें क्या है, आपका टेस्ट रीटेस्ट में आपका जो सैंपल है वो सेम होगा। यानी कि फॉर एग्जांपल हमने 50% का इंटेलिजेंस टेस्ट लिया, तो हम फर्स्ट एडमिनिस्टर किए उसको, फर्स्ट टेस्ट हमने उसका यूज़ किया इंटेलिजेंस टेस्ट का, फर्स्ट हमने कोई एक टेस्ट लिया, फिर उसके बाद क्या किया हमने, जैसे बिनेट सिमन टेस्ट लिया या फिर बैचलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल से हमने इंटेलिजेंस का टेस्ट लिया, तो हमने कोई भी एक टेस्ट उसका परफॉर्म किया फर्स्ट 50 सैम्पल्स के ऊपर में। तो उसके बाद क्या किया, सेकंड एडमिनिस्टर करने के लिए हमें 2 to 8 आवर्स का या फिर 2 to 8 वीक्स का हम डिफरेंस लेंगे, ठीक है, 2 to 8 वीक्स का डिफरेंस लेंगे। फिर हम उसी टेस्ट जो सैंपल हमने लिया था 50 पीपल्स का सैंपल, उसी सेम सैंपल में हम दूसरा इंटेलिजेंस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। इसीलिए बोलते हैं इसको टेस्ट रीटेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि एक टेस्ट हमने किया, फिर उस सेम सैंपल के ऊपर हमने रीटेस्ट यानी कि दोबारा टेस्ट किया, या हम वही टेस्ट, कोई भी एक टेस्ट को हम दो बार कर सकते हैं, लेकिन सैंपल जो है सेम होना चाहिए और टाइम डिफरेंस यहाँ पर ज़्यादा होना चाहिए। टाइम डिफरेंस मिनिमम आपका 2 वीक से लेकर के 8 वीक का मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका रिपीटेबिलिटी ऑफ टेस्ट स्कोर। टेस्ट स्कोर का क्या होगा, रिपीटेशन होगा। पहले आपने एडमिनिस्टर किया, फिर आप टाइम गैप के बाद में उसी टेस्ट को उसी सेम सैंपल पे एडमिनिस्टर किया, फिर आपने एक रिलायबिलिटी कोरिलेट स्कोर निकाला, जो कि R = 0.30 इज योर कोरिलेट स्कोर। इतना स्कोर आपका होना चाहिए, ये अच्छा माना जाता है, ठीक है ना। सेकंड इज अल्टरनेट और पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। ये डन विथ और विदाउट गैप ऑफ द सेम सैंपल। पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी में क्या है, अब आपने 50 सैंपल को लिया और उसका आपने एक टेस्ट उसका टेस्ट परफॉर्म किया, फिर पैरेलली आपने दूसरा टेस्ट, यानी जैसे हमने बताया था कि इंटेलिजेंस का पहला हमने बिनेट सिमन इंटेलिजेंस स्केल लिया, फिर दूसरा हमने पैरेलल फॉर्म में ही कोई टाइम गैप के बिना फिर हमने उसके ऊपर दूसरा टेस्ट एडमिनिस्टर किया, यानी कि बैचलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल हमने परफॉर्म कर लिया विदाउट एनी टाइम गैप, लेकिन सैंपल सेम सैंपल के ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब अल्टरनेट और पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी, यानी कि एक ही सैंपल पे एक टाइप का, यानी एक इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए हम 2 टाइप ऑफ टेस्ट ले सकते हैं, लेकिन इन द पैरेलल फॉर्म में कोई गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसमें R क्या है 0.30 और अबव सेटिस्फैक्ट्री माना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पर्सनालिटी टेस्ट लिया, तो EPQ टेस्ट यानी आइंस्टाइन पर्सनालिटी क्वेश्चनर टेस्ट हमने 50 सैंपल के ऊपर लिया, फिर हमने तुरंत उनके ऊपर क्या लिया, आपका जो एक EPQ-R ले लिया, यानी कि जो उसका रिवाइज्ड फॉर्म है उसको हमने फिर से 50 सैंपल के ऊपर में विदाउट एनी टाइम गैप हमने फिर से उसके ऊपर एडमिनिस्टर किया, ठीक है। लेकिन टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी में क्या है, एक ही टेस्ट होगा। इंटेलिजेंस का समझो आप बिनेट सिमन स्केल टेस्ट ले रहे हो, तो आप वही टेस्ट एक टाइम गैप के बाद में, यानी 2 to 8 वीक्स के बाद में फिर से सेम सैंपल पे अप्लाई कर सकते हो, सेम सैंपल पे अप्लाई करना, ठीक है। दिस इज डिफरेंस बिटवीन टेस्ट रीटेस्ट एंड अल्टरनेट और पैरेलल फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी। नाउ द थर्ड इज योर इंटर-रेटेड रिलायबिलिटी। इंटर-रेटेड रिलायबिलिटी में क्या है, ये इंडिकेट करता है कि हाउ कंसिस्टेंट टेस्ट स्कोर आर लाइकली टू बी इफ टेस्ट स्कोर्ड बाय 2 और मोर रेटर। अगर टेस्ट हम कोई भी टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो उन दोनों के बीच में कितना कंसिस्टेंसी होना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे कि 2 और मोर जज, यानी कि एक ही टेस्ट को 2 या 2 से ज़्यादा जज इवेलुएट कर रहे हैं और इवेलुएट कर रहे हैं, इवेलुएटिंग अ पार्ट्स ऑफ परफॉर्मेंस, इवेलुएट कर रहे हैं जो आपका जो सैंपल है उसके ऊपर में 2 या 2 मोर टेस्ट हम लोग दे रहे हैं, तो उसके बीच में इवेलुएशन किया जा रहा है। द हाई इंटर-रेटर क्या होगा, अगर हाई इंटर-रेटर है तो जजमेंट क्या है, जजमेंट स्टेबल होगा एंड स्कोर जो है वो रिलायबल होगा। और इसमें इंटर-रेटेड रिलायबिलिटी में क्या है, आपको 0.80 एंड अबव जो है गुड वैल्यू मानी जाती है, एंड ठीक है आपका 0.80 एंड उसके ज़्यादा
क्या है, वैल्यू गुड मानी जाती है किसका, आपका कोरिलेट स्कोर जो आपने किया। तो इंटर-रेटर रिलायबिलिटी में क्या है, आपका दो रेटर है, यानी कि आप जजमेंट कर रहे हो, एक ही टेस्ट को दो लोग जज कर रहे हैं, डिफरेंट पीपल, और फिर उसको अपने वो इवेल्युएट कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटर-रेटर रिलायबिलिटी, दिस इज इंटर-रेटर रिलायबिलिटी। फोर्थ इज योर इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी। अब इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी में क्या होता है, एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है एंड वन सैंपल होता है, यानी कि एक ही सैंपल में और एक ही एडमिनिस्टर होगा, ठीक है, एक ही सैंपल होगा, यानी कि आपने सैंपल साइज 50 लिया तो वही सैंपल को हम एक टाइप के टेस्ट में क्या कर रहे हैं, हम इवेलुएट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, टाइप्स ऑफ योर इंटरनल कंसिस्टेंसी में अलग अलग टाइप्स है, जैसे फर्स्ट इज योर स्प्लिट हाफ और ऑड इवन, सेकंड इज योर कॉर्नबैक और कोएफिशिएंट, थर्ड इज योर कोडर रिचर्डसन रिलायबिलिटी एंड फोर्थ इज योर स्पर्मन ब्राउन करेक्शन। तो फर्स्ट हम देखते हैं, वी आर गोइंग टू सी स्प्लिट हाफ और ऑड इवन। अब स्प्लिट हाफ में क्या है, स्प्लिट हाफ में जैसे वी हैव told that I have told you that internal consistency reliability in the sample size is same and administration will be on one time, ठीक है, सेम एडमिनिस्ट्रेशन, वन एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वन सैंपल होता है, ठीक है। तो इसमें स्प्लिट हाफ में क्या है, आपने फॉर एग्जांपल आपने 100 सैंपल्स ले लिए, अब 100 सैंपल्स को आपको क्या करना है, इक्वली 50-50 डिवाइड करना है, 50-50 डिवाइड करके आप जो टेस्ट आप परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि एक आपका फॉर एग्जाम्पल EPQ टेस्ट हो गया, ठीक है, EPQ टेस्ट आपको पूरे 100 सैंपल के ऊपर करना है, तो 100 सैंपल को आपने 50-50 में डिवाइड कर दिया, तो 50 सैंपल के ऊपर हम EPQ टेस्ट किए एंड नेक्स्ट 50 सैंपल के ऊपर भी हमने EPQ टेस्ट किया। उसके बाद क्या करेंगे, हम दोनों का जो स्कोरिंग है उसको कोरिलेट करेंगे, और कोरिलेट करने के बाद एटलीस्ट 0.30 आएगा, तो दैट मीन्स योर जो आपने किया टेस्ट वो सेटिस्फैक्ट्री है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, स्प्लिट हाफ। ऑड इवन में क्या करते हैं, ऑड इवन में भी आपका सेम सैंपल होगा, यानी सैंपल साइज 100 है, वही सैंपल साइज को, और हम उसको कैसे डिवाइड कर रहे हैं, उसको हम सैंपल साइज को फॉर एग्जांपल 1 हमने एक दो ग्रुप बनाया, एक ग्रुप में हमने 1 रखा, सेकंड में 2, थर्ड, फोर्थ, सेकंड में हमने फर्स्ट में हमने थर्ड रखा, फोर्थ, यानी कि ऑड एंड इवन का हमने फर्स्ट 50 ऑड का लिया एंड फर्स्ट 50 एक फर्स्ट ग्रुप में हमने ऑड लिया एंड दूसरे ग्रुप में हमने इवन को रखा, तो 50-50 का हमने यहाँ पे ग्रुप बना लिया। और फिर इसके बाद क्या किया हमने, इसके बाद हमने जो उसका स्कोर आया है उनके स्कोर को कोरिलेट किया, और यहाँ पर भी 0.30 आपका एटलीस्ट सेटिस्फैक्ट्री माना जाता है, ओके। इसमें एक डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज इज दैट इट गिव रिलायबिलिटी ऑफ हाफ टेस्ट ओनली, ठीक है। जब आप 100 सैंपल का टेस्ट कर रहे हो स्प्लिट हाफ में करके 50-50 का, तो आपका जो रिलायबिलिटी है वो 50 का ही देगा, तो इसलिए इसमें एक डिसएडवांटेज है कि जो आपका जो इन दिस रिलायबिलिटी आपका जो मिलेगा वो हाफ टेस्ट का ही मिलेगा सिर्फ, ठीक है। नाउ सेकंड टाइप इज योर क्रॉनबैक और योर कोएफिशिएंट अल्फा। अब इसमें क्या है, एवरेज ऑफ ऑल स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। अब ने स्प्लिट हाफ किया, स्प्लिट हाफ का जो एवरेज है उसको लेकर के इसमें टेस्ट होता है, और इसमें क्या है, R = 0.30 मिनिमम होना चाहिए। और इसमें 2 टाइप्स के होते हैं, डाइकोटोनमस और योर पॉलीटोमस डेटा होता है। डाइटोमस डेटा या फिर पॉलीटोमस डेटा होता है। डाइटोमस मीन्स दैट, जैसे आपने देखा होगा एमसीक्यूज में आपके ऑप्शंस होते हैं, 4 ऑप्शंस होंगे, फॉर एग्जांपल ABCD में से कोई भी एक ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है, कोई भी एक ऑप्शन राइट होगा बाई चांस आपका, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपके डाइकोटोनमस में यस या नो में, आपका डाइकोटोनमस में यस या नो में आप आंसर दे सकते हो, या आपके एक स्टेटमेंट होगा डाइकोटोनमस में, एक स्टेटमेंट का यस या नो, 2 ऑप्शन ही मिलेंगे आपको, उसमें से आपका कोई भी एक ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है, उसको करना है। तो दिस इज नॉन एज डाइकोटोमस, मतलब यहाँ पे 2 ऑप्शंस ही मिलेंगे। एंड पॉलीटोमस आइटम्स में क्या है, आपका एग्जांपल मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू में ABCD E इतना है, और इसमें जो है आपका कभी कभी ऐसा होता है कि B भी राइट है, D भी राइट है, तो इसी तरह से B, D और A, और आपका फिर अदर ऑप्शंस भी आते हैं। तो इसमें क्या है, आपका मोर देन 2 आंसर्स जो है करेक्ट हो सकता है, यानी मल्टीपल आंसर्स यहाँ करेक्ट है, दैट नोन एज योर
पॉलीटोमस आइटम्स। तो क्रॉनबैक और कोएफिशिएंट अल्फा में आपका डायटोमस एंड द पॉलीटोमस आइटम्स होता है। डायटोमस मीन्स दैट योर 2 ऑप्शंस आर देयर, जिसमें से एक करेक्ट होता है, एंड पॉलीटोमस मीन्स दैट मोर देन 2 आइटम्स होता है, यानी कि ऑप्शंस होते हैं 4-5 जितने भी ऑप्शंस है उसमें 2 या मल्टीपल आइटम्स जो है आपके करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है। नाउ द थर्ड इज योर कुडर रिचर्डसन रिलायबिलिटी। ये कुडर रिचर्डसन रिलायबिलिटी इज सेम एज योर क्रॉनबैक कोएफिशिएंट अल्फा। ठीक है, ये सेम होता है, बट डिफरेंस इज दैट कि इसमें जो आइटम्स है वो सिर्फ आपका डाइकोटोमस आइटम होता है, यानी कि 2 ऑप्शंस मिलेंगे, यस या नो के, आपको 1 ऑप्शंस को करेक्ट करना है। ठीक है, तो दिस इज योर डाइकोटोमस आइटम, जो कुडर रिचर्डसन रिलायबिलिटी में सिर्फ डाइकोटोमस होता है। नाउ द फोर्थ इज योर स्पर्मन ब्राउन करेक्शन। स्पर्मन ब्राउन करेक्शन में क्या होता है, इसमें आपको टू करेक्ट द टेस्ट लेंथ हमने लिया, उसको हम करेक्शन करना है हमें, या हम उसको इंक्रीज करके करेक्शन करेंगे या हम उसको डिक्रीज करके करेक्शन करेंगे। इंक्रीज कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल आपका टेस्ट आइटम जो आपने 10 लिया उसमें आप जो रिलायबिलिटी निकाल रहे हो वो नहीं निकल पाया, तो आप क्या करोगे, उसको डबल कर दोगे, यानी कि आपने अपने टेस्ट का जो लेंथ है वो आपने इंक्रीज कर लिया, वो डबल कर दिया। या फिर हमारा टेस्ट का लेंथ इतना ज़्यादा है, 50-60 क्वेश्चन हमने ले लिए, उसको हमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, या कोई भी हमारा कोई भी मैटर है, तो उसको हमें क्या करना है, अपने टेस्ट लेंथ को डिक्रीज करना है, 30 लाना है, तो हमने उसको हाफ कर दिया। दैट मीन्स आपका टेस्ट लेंथ डिसाइड करने के लिए, इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्पर्मन ब्राउन करेक्शन, यानी कि अपने जो टेस्ट आइटम्स है उसको करेक्शन करने के लिए क्या यूज़ होता है, स्पर्मन ब्राउन करेक्शन। ठीक है, अगर आपका टेस्ट का जो लेंथ है वो इंक्रीज होगा, दैट मीन्स योर रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी विल ऑल्सो इंक्रीज। अगर when your test length will decrease, that means your reliability and validity will also decrease. Okay, so these are the type of reliability, that is your test retest reliability. First is a test retest reliability, यानी कि आपका एक टेस्ट है सिंगल टेस्ट है, और उसको जो है आप सेम सैंपल के ऊपर में 2 टाइम्स एडमिनिस्टर कर सकते हो। ठीक है, जैसे कोई भी एक इंटेलिजेंस का टेस्ट आपने लिया तो वो आप सेम सैंपल 100 सैंपल के ऊपर में 2 टाइम्स एडमिनिस्टर कर सकते हो, बट द डिफरेंस इज दैट कि उसके बीच में फर्स्ट टेस्ट के और सेकंड टेस्ट के बीच में गैप होना चाहिए, दैट विल बी अ मिनिमम ऑफ 2 to 8 वीक्स गैप। एंड सेकंड इज योर पैरेलल और योर अल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी, यानी कि आपका जो एक टेस्ट आपने लिया है सेम सैंपल होगा, और उसको आप जो टेस्ट आपने 100 पीपल्स के ऊपर में एक टेस्ट किया है, फॉर एग्जांपल आपने एक लिया EPQ टेस्ट लिया, यानी एक पर्सनैलिटी टेस्ट लिया EPQ का, तो आपने 100 के ऊपर किया, तो आप पैरेलली फॉर्म एक रिवाइज्ड फॉर्म का जो EPQ टेस्ट है वो भी आप तुरंत ही विदाउट एनी टाइम गैप अपने 100 सैंपल सेम सैंपल रहेगा उसके ऊपर एडमिनिस्टर कर सकते हो। थर्ड इज योर इंटररेटेड रिलायबिलिटी। इंटररेटेड रिलायबिलिटी में क्या है, आपका सेम सैंपल सेम है, और आप क्या कर रहे हो, आप उस सैंपल को 2 जज जो है मिलके डिसाइड कर रहे हैं उसकी स्कोरिंग को, और जब 2 जज के बीच में जो स्कोरिंग है वो इंटररेटेड रिलायबिलिटी को कोरिलेट करना। ठीक है, द फोर्थ इज योर इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी। इसमें 4 टाइप्स के होते हैं, दैट इज स्प्लिट हाफ और ऑड इवन होता है, और जिसमें कि एक सैंपल है, आपने उसको क्या किया, 100 सैंपल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इक्वल 2 ग्रुप्स में 50-50 का, फिर उसके बाद जो उसका स्कोरिंग है उसको कोरिलेट किया। और सेकंड इज योर ऑड इवन। ऑड इवन में क्या किया आपने, ऑड इवन में जो 100 सैंपल्स है उसमें 2 ग्रुप बनाया, फर्स्ट विल बी योर इवन ग्रुप एंड सेकंड विल बी योर ऑड ग्रुप, फिर आपने उन दोनों का जो कोरिलेशन है उसको कोरिलेट किया। देन क्रॉनबैक और कोएफिशिएंट अल्फा में हमने देखा कि इसमें डाइकोटोमस एंड द पॉलीटोमस आइटम्स का होना 2 टाइप के आइटम्स हो सकते हैं। नाउ कुडर रिचर्डसन रिलायबिलिटी सेम है आपका क्रॉनबैक और कोएफिशिएंट अल्फा से, बट द डिफरेंस इज दैट इसमें सिर्फ डाइकोटोमस आइटम्स का यूज होता है। नाउ द फोर्थ इज स्पर्मन ब्राउन करेक्शन। ये आपके जो आइटम का लेंथ है उसको डिसाइड करने के लिए यूज होता है। That will either you want to increase the length of your items or you want to decrease your length items, depend upon you. If your length of item is more or increases, then the reliability and validity will also increase. If it will decrease your item length, then what will happen? Your reliability and validity will automatically
decrease. So that's all about your test standardization. We have seen the types of reliability and what are the benefit of test standardization. All things we have discussed. So that's all for today. So take very good care of yourself, and please do share and subscribe my channel, and we will again meet in our next session. Thank you so much.